गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं यूपी बोर्ड क्लास 6 के बच्चों के लिए विज्ञान विषय से इकाई 2 पदार्थ एवं पदार्थ की समूह लेकर आई हूँ। तो इस चैप्टर के अंतर्गत हमको क्या पढ़ना है बच्चों, ये देखते हैं। पदार्थों के वर्गीकरण की आवश्यकता एवं इसका आधार, अर्थात पदार्थों के वर्गीकरण की जरूरत क्यों हुई हमें और इसका आधार क्या है, वर्गीकरण का बेस क्या है, आधार क्या है। नेक्स्ट पॉइंट जो हमें पढ़ना है वो है विभिन्न लक्षणों के आधार पर वस्तुओं का वर्गीकरण। अब जो वस्तुएं होती हैं उनके अलग अलग लक्षण होते हैं, उनके आधार पर उनका वर्गीकरण करना, यानी वर्गीकरण मीन्स होता है समूहीकरण करना, ग्रुप में उनको कलेक्ट करना, अरेंज करना, ठीक है। एंड लास्ट पॉइंट जो है अणु एवं परमाणु का संक्षिप्त परिचय। अब हम आगे डिटेल में देखते हैं, ठीक है। आप अपने स्कूल, घर, आसपास अनेक वस्तुएं देखते हैं ना, जिनका आप दैनिक जीवन में उपयोग भी करते हैं। आप दैनिक जीवन में उपयोग करते हैं जैसे तख्त, कुर्सी, खुरपी, हवा, पेड़ पौधे। अब जो भी एग्जाम्पल बताए हैं उनमें से कुछ तो प्रकृति द्वारा दी गई हैं और कुछ मनुष्य ने खुद ही बनाई हैं, ठीक है। कुल मिलाकर ये सभी पदार्थ की बनी होती हैं, ठीक है। इनमें से कुछ वस्तुएं मनुष्य द्वारा बनाई और कुछ प्रकृति ने दी है। हमारे आसपास की सभी वस्तुएं जिसमें भार होता है, जो स्पेस घेरती है यानी जगह घेरती है, स्थान घेरती है, और जिनका एहसास या जिनका ज्ञान हम अपनी ज्ञान इंद्रियों के द्वारा करते हैं, क्या कहलाते हैं, पदार्थ। अब देखिए, मान लीजिए पेन है, पेन हमें दिख रहा है किससे, आँखों से। तो आँखों से ही हमें पता चला कि पेन, इसका पेन है और इसका कलर, इसका शेप क्या है, ठीक है। तो एक पॉइंट जो इसमें दिया है कि जिनका ज्ञान हम अपनी ज्ञानेंद्रियों के द्वारा करते हैं वो पदार्थ है, और जिनमें और जो स्थान घेरते हैं जिसमें भार होता है वो भी पदार्थ है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि जिनमें इस जो स्थान घेरते हैं, जिसमें भार होता है, जिनका ज्ञान अपनी इंद्रियों के द्वारा करते हैं, ज्ञानेंद्रियों के द्वारा करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, पदार्थ, ठीक है। और इंग्लिश में हम इसको बोल सकते हैं कि मैटर इज एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज मास, ठीक है। आगे देखते हैं बच्चों। आइए प्रतिदिन उपयोग होने वाली कुछ निर्जीव वस्तुओं को अपने परिवेश से एकत्रित करते हैं। यानी हमारे कुछ निर्जीव वस्तुएं यानी जिसमें जान नहीं है, जैसे प्लांट में जान होती है और एनिमल्स में भी जान होती है। इसके अलावा जो चीज़ें हैं उनको हम अपने आसपास के परिवेश, आसपास के एटमॉस्फेयर से कलेक्ट करते हैं, है ना, जैसे बाल्टी, खुरपी, थाली, पहिया आदि। और इन वस्तुओं को ध्यान से देखिए तथा प्रत्येक वस्तु जिन पदार्थों की बनी है उनको पहचानने का प्रयास कीजिए। अब बाल्टी किसकी बनी होती है, प्लास्टिक की, और किसकी बनी होती है, लोहे की बनी होती है ना। अब खुरपी बताइए, खुरपी किसकी बनी होती है, एक तो उसका लोहे का पार्ट होता है, दूसरा उसका खुरपी का जो हैंडल होता है वो किसका होता है, लकड़ी का होता है। इसी तरह हंसिया किसका बना होता है, चाकू किसकी बनी होती है, बताइए खुद ही। हंसिया जो होता है उसका शार्प पार्ट होता है, वो जो होता है वो किसका बना होता है, आयरन मेटल का बना होता है, और बाकी हैंडल उसका लकड़ी का बना होता है। इसी तरह से नाइफ जो है, चाकू है, चाकू भी मेटल की बनी होती है और उसमें हैंडल जो होता है प्लास्टिक और लकड़ी का भी होता है, ठीक है। हम देखते हैं कि कोई वस्तु एक ही पदार्थ से बनी होती है, यानी कोई वस्तु एक ही पदार्थ की बनी होती है, तथा ऐसा भी होता है कि एक ही वस्तु कई पदार्थों से बनी हो सकती है, होता है ना। अब जैसे बाल्टी को हमने देखा, लोहे की बाल्टी या स्टील की बाल्टी या प्लास्टिक की बाल्टी, वो सिर्फ, अब प्लास्टिक की बात करें तो प्लास्टिक की बाल्टी प्लास्टिक की बनी होती है, लोहे की भी बनी होती है। और इसी तरह से अब बाल्टी जो है लोहे और प्लास्टिक की बनी है, लेकिन अगर हम खुरपी की बात करें तो खुरपी किस चीज़ की बनी होती है, एक तो लोहे की बनी होती है और दूसरा उसमें जो हैंडल होता है लकड़ी का। तो हम कह सकते हैं कि कोई वस्तु एक ही पदार्थ से बनी हो सकती है, और ऐसा भी होता है कि एक ही वस्तु कई पदार्थों से बनी हो सकती है, ठीक है। तो आपको समझ में आया बाल्टी किस मटेरियल की बनी होती है, सिर्फ प्लास्टिक की, और जो लोहे की है वो लोहे की बनी होगी, एल्यूमिनियम की है वो एल्यूमिनियम की बनी होगी, है ना। और हंसिया, खुरपी और आपकी नाइफ है, ये दो मटेरियल की बनी होती है, एक तो मेटल है, दूसरा प्लास्टिक या फिर
वुड है। ठीक है, जिस कार्य के लिए हमें वस्तु बनानी होती है उसी के अनुसार हम पदार्थ को भी चुनते हैं। जैसे गिलास है, गिलास कांच तथा स्टील के बनाए होते हैं। आपने अपने घर में अवश्य देखा है कि गिलास जो हैं कांच के भी मिल जाते हैं और किसके मिलते हैं, स्टील के भी मिलते हैं। और ये इसी मटेरियल के गिलास जो हम यूज़ करते हैं। अब एक क्रियाकलाप के माध्यम से देखते हैं। एक पदार्थ से कई वस्तुएं बनाई जाती हैं। इस टेबल में देखते हैं, तालिका में देखते हैं। जैसे क्रम संख्या पदार्थ और वस्तुएं। पदार्थ का नाम है लोहा। अब लोहा से कौन कौन सी वस्तुएं बनाई जाती है, कौन कौन सी चीज़ें बनाई जाती हैं, बताइए बच्चों। आप बता देंगे इजीली, क्योंकि आप घर में आप अक्सर देखते हैं। अब लोहे की कील भी होती है ना, बर्तन होते हैं, औजार होते हैं। तो ये तो हो गए लोहे की वस्तुएं। अब आइए लकड़ी की क्या क्या बनते हैं। लकड़ी की चेयर, टेबल, है ना। और आपके घर में जो क्या कहते हैं, बेड भी है, हंसिया, खुरपी, ये सब भी लकड़ी के बने होते हैं। ठीक है, कांच से ग्लास, कटोरी, बीकर, प्रिज्म आदि बने होते हैं। और फोर्थ नंबर है मिट्टी से क्या क्या बने होते हैं। अब मिट्टी से अक्सर कर आप गर्मियों के समय में घड़े यूज़ करते हैं, क्योंकि उस ठंडा पानी की ज़रूरत पड़ती है ना। और तब हम क्या करते हैं, मिट्टी के घड़े लाते हैं। तो हम कह सकते हैं कि मिट्टी से घड़े बनते हैं। दिवाली पे जो दीपक जलाए जाते हैं वो दीपक भी बनते हैं, बर्तन बनते हैं, गुल्लक आदि भी बनते हैं जिसमें पैसे इकट्ठे करते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। इसी प्रकार एक वस्तु के बनाने में कई प्रकार के पदार्थों का उपयोग होता है। अब तालिका 2.2 को पूर्ति कीजिए। देखिए तालिका को इंग्लिश में टेबल कहते हैं। जैसे क्रम संख्या है, वस्तु है खुरपी। अब खुरपी को बनाने में हमें किस किस चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है बच्चों। जैसे आपने देखा है, खुरपी को बनाने में लोहे की ज़रूरत पड़ती है। आगे वाला जो पोर्शन होता है जिससे कोई भी चीज़ घास छीलते हैं, है ना, वो लोहे का बना होता है। और जिस खुरपी जिसकी हेल्प से पकड़ते हैं, यानी हैंडल, वो किसका बना होता है, लकड़ी का बना होता है, वुडन होता है। ठीक है, अब चश्मा देखिए, चश्मा कांच के होते हैं और उसका जो लैग होती है उस प्लास्टिक की भी होती है। तो चश्मा कांच और प्लास्टिक के भी बने होते हैं। शर्ट आप देखते हैं, पहनते हैं, ऐसा बॉयज शर्ट पहनते हैं। तो शर्ट में क्या क्या होता है, कपड़ा होता है, और जो बटन लगी होती है वो भी वो प्लास्टिक की बनी होती है। तो हम कह सकते हैं कि शर्ट, कपड़ा प्लास्टिक की बनी होती है। और या अब कई बार क्या होता है, उसमें आपकी शर्ट में चिट बटन लगी होती है, वो मेटल की होती है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं एक वस्तु कई पदार्थों से मिलकर बनी होती है। छाता, अम्ब्रेला की बताइए। अम्ब्रेला देखा होगा। अम्ब्रेला में कौन कौन से मटेरियल होते हैं, जैसे कपड़े का अम्ब्रेला होता है जिससे हम भीगने से बचते हैं। और साथ ही साथ उसमें हैंडल लोहा का होता है, प्लास्टिक का भी हो सकता है। ठीक है, आगे देखते हैं। पदार्थ के वर्गीकरण की आवश्यकता एवं आधार, अर्थात पदार्थ के वर्गीकरण की हमें क्यों जरूरत पड़ी और क्यों करना पड़ा, और इस वर्गीकरण का आधार क्या है, क्या बेस है वर्गीकरण करने का, क्या क्या आधार होते हैं, ये देखते हैं। आप अपने आस पड़ोस की बहुत सी वस्तुएं देख रहे हैं बच्चों। हर एक वस्तु अपने अपने गुणों की उपयुक्तता के आधार पर दूसरे से अलग है, डिफरेंट है। इन वस्तुओं की अलग अलग होते हुए भी क्या इनमें कोई समानता दिखाई देती है? अलग होते हुए भी क्या इनमें कोई समानता दिखाई देती है? किसी वस्तु की पहचान इनके आकार, बनावट, रंग और उपयोग आदि के आधार पर की जाती है। जब वस्तुओं को उनकी विशेष गुणों, उपयोग आदि के आधार पर अलग अलग समूहों में रखते हैं तब इनकी पहचान आसानी से की जा सकती है। वस्तुओं को उनके सामान्य लक्षणों के आधार पर अलग अलग समूह में व्यवस्थित करने की क्रिया को वर्गीकरण कहते हैं। वर्गीकरण किसे कहते हैं? वस्तुओं को उनके लक्षणों के आधार पर अलग अलग समूहों में अरेंज करने की क्रिया को वर्गीकरण कहते हैं। दूसरे शब्दों में हम बोल सकते हैं कि वस्तुओं को उनकी समान लक्षणों के आधार पर अलग अलग समूह में अरेंज करने की क्रिया को वर्गीकरण कहते हैं। वर्गीकरण मीन्स होता है, जैसे सपोज प्लास्टिक की चीज़ें, लोहे की चीज़ें, या हम कह सकते हैं प्लास्टिक के खिलौने, लोहे के खिलौने और लकड़ी के खिलौने, कागज़ के खिलौने इकट्ठे रखे हैं बहुत सारे ढेर में। अगर हम कहें कि इन मटेरियल के आधार पर इन टॉयज़ को ग्रुप में रखो, ठीक है, तो
अब इन मटेरियल के आधार पर इन खिलौनों को, टॉयज को ग्रुप में अरेंज करने की क्रिया को ही हम वर्गीकरण कहते हैं। जैसे कागज़ के जो भी टॉयज हैं उसे हम एक इकट्ठा कर लेते हैं एक जगह, ठीक है, एक ग्रुप में, समूह में। लोहे की चीज़ों, लोहे के खिलौनों को इकट्ठा कर देते हैं, प्लास्टिक के खिलौनों को एक जगह इकट्ठा कर देते हैं, है ना। तो ये हो गया हमारा वर्गीकरण, किसके आधार पर? मटेरियल के आधार पर। कई बार ऐसा होता है लक्षणों के आधार पर, यानी बाह्य लक्षण कैसी ये चीज़ें दिख रही हैं उनके आधार पर हम अरेंजमेंट करते हैं, तो वो भी एक वर्गीकरण है। चलिए अब हम चीज़ों को देखते हैं और समझते हैं कि हम इनको वर्गीकरण कैसे करें, ठीक है। अब आप ये देखिए, ये क्या है? लैंप है, और ये टेबल, ग्लास, प्लायर, ये गाड़ी है, और ये क्या है? ये टूल है, गाड़ी, खिलौना गाड़ी, साइकिल, ग्लास कांच का, और ये क्या है? हेलीकॉप्टर। अब नेक्स्ट और भी हैमर है, और ये घड़ा है, फैन है। अब इनको अरेंजमेंट करना है, इनका अरेंजमेंट करना है मटेरियल के आधार पर करना है, तो आप करिए। चलिए फटाफट इसमें दिमाग लगाइए। सबसे पहले लोहे की चीज़ों को छांटेंगे, तो हमारा ये जो टूल है जिससे क्या है, ये साइकिल, मोटरसाइकिल या दूसरी कामों में यूज होता है, नट बोल्ट कसने में, तो इसको हम एक साइड करेंगे, ठीक है। और प्लायर में भी लोहा लगा हुआ है, इसको भी हम एक साइड कर लेंगे। साइकिल में भी लोहा लगा है, तो इसको भी हम एक साइड कर लेंगे। हैमर में भी लोहा लगा है, इसको भी एक साइड कर लेंगे, ठीक है। अब ये जो है आपका, इसके अलावा फैन भी किसका बना है? फैन में भी लोहा है, तो ये भी एक साइड कर लेंगे। एरोप्लेन, अब ये हेलीकॉप्टर आपका प्लास्टिक का है तो अलग करेंगे, अदरवाइज इसमें मेटल का बना है तो इसको हम मेटल के साथ रखेंगे, ठीक है। और अब क्या, ये तो हो गया आपके। अब हम छांटेंगे वुडन चीज़ों को, ठीक है। वुडन चीज़ों को छांटेंगे, यानी लकड़ी की बनी चीज़ों को छांटेंगे, तो हमारा ये आपका टेबल है, ये लकड़ी का बना है, और ये भी गाड़ी लकड़ी की बनी होती है ना। तो ये तो हो गया। अब हम देखेंगे कांच में तो ग्लास है, कांच का, और तो क्या आइटम है? और तो कुछ नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो ये आपका वर्गीकरण हो गया क्या? हाँ, कांच के साथ हम इसको भी कर सकते हैं क्योंकि इसमें भी बल्ब लगा है, ठीक है। तो ये आपका एक क्लासिफिकेशन है, वर्गीकरण हो गया। तो बच्चों ये मटेरियल के आधार पर हो गया वर्गीकरण। अब हम इसको देखेंगे जरा डिटेल में। क्या है कि वस्तुओं को उनकी मटेरियल के आधार पर भी वर्गीकृत कर सकते हैं और सामान्य लक्षणों के आधार पर हम वर्गीकृत कर सकते हैं। वर्गीकृत मतलब अलग अलग समूह में अरेंज कर सकते हैं, व्यवस्थित कर सकते हैं, रख सकते हैं, ठीक है। जो अलग अलग समूह में, यानी वर्गीकरण का मेन उद्देश्य है कि चीज़ों को ढूंढने में सुविधा होती है, ठीक है। अब देखिए आगे है, पदार्थ की बाह्य संरचना के आधार पर वर्गीकरण भौतिक वर्गीकरण कहलाता है। यानी बाह्य, यानी जैसा हमें कोई भी चीज़ दिखती है उसके आधार पर अगर हम उनका समूहीकरण करेंगे, वर्गीकरण करेंगे, तो ये वर्गीकरण कहलाएगा भौतिक। अर्थात भौतिक क्या है? जो चीज़ें हमें दिखती हैं आँखों से, वही वो सब चीज़ें क्या है? भौतिक, ठीक है। और चीज़ों के आंतरिक लक्षण के आधार पर वर्गीकरण को हम कहेंगे रासायनिक वर्गीकरण। जैसे आपके सामने मैं एक एग्जांपल रखती हूँ, जैसे वाटर है, पानी, जल। तो आप बताइए वाटर का कलर कौन सा होता है? देखा है? नीला, पीला, लाल, गुलाबी, कोई भी कलर देखा है वाटर का? नहीं होता है ना, कोई कलर नहीं होता है, अर्थात कलरलेस होता है, अर्थात क्या कहते हैं, रंगहीन होता है। तो हमारी आंखों से मुझे पता चला कि पानी रंगहीन होता है। ये हो गया भौतिक कैरेक्टर, ठीक है, भौतिक लक्षण। भौतिक लक्षण में और भी बातें आती है, जैसे अब हम अपनी नाक से पता करेंगे पानी की खुशबू, तो पाएंगे कि पानी में कोई भी खुशबू नहीं होती, ये भी एक भौतिक लक्षण है। और खुशबू, ये तो हो गया। तो उसमें क्या हो गया? पानी रंग, हाँ, अगर हम पानी का स्वाद चखेंगे तो पानी, इसमें भी खट्टा मीठा कड़वा कुछ भी नहीं लगता है, अर्थात कहेंगे कि पानी जो है स्वादहीन, रंगहीन, गंधहीन होता है। ये उस पानी के या जल के भौतिक लक्षण हैं, ठीक है। अगर हम कहें कि बताइए बच्चों, पानी जो है, जैसे कि आप लोगों से अगर मैं पूछूं कि पानी का, वाटर का फॉर्मूला क्या है, तो आप बताएंगे H2O। तो क्या आप आंखों से देख के बता सकते हैं कि पानी
को बनने में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ी, नहीं बता सकते ना। तो ये आंतरिक लक्षण हो गया, अर्थात हम इसीलिए आंतरिक लक्षणों के आधार पर जो भी वर्गीकरण होता है उसे हम कहते हैं रासायनिक वर्गीकरण। तो बाह्य लक्षणों के आधार पर जो वर्गीकरण होता है उसे कहते हैं भौतिक वर्गीकरण। ठीक है, अब भौतिक वर्गीकरण में क्या क्या आती है, हमारी भौतिक चीज़ें जो दिखती हैं वो हम चाहे जिधर भी नज़र घुमाएंगे तो हमें 3 फॉर्म में ही चीज़ें मिलेंगी। नंबर 1 ठोस, और दूसरा द्रव, और थर्ड नंबर या तीसरा नंबर है गैस। इसी तीनों रूप में हमें हर चीज़ यानी भौतिक चीज़ें मिलती हैं, हर पदार्थ मिलता है। इसलिए ये भौतिक वर्गीकरण के अंतर्गत आते हैं ये अवस्थाएं, पदार्थ की अवस्थाएं। आगे देखते हैं बच्चों रासायनिक वर्गीकरण। रासायनिक वर्गीकरण के अंतर्गत पदार्थ को तत्व यौगिक मिश्रण में विभाजित किया गया है। ठीक है, आगे देखते हैं और मज़ा आएगा और अच्छा समझ में आएगा। ये मैंने आपके लिए बनाया है वर्गीकरण को इंग्लिश में कहते हैं क्लासिफिकेशन। क्या कहते हैं? क्लासिफिकेशन कहते हैं। और क्लासिफिकेशन को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। नंबर 1 है भौतिक वर्गीकरण या फिजिकल क्लासिफिकेशन, और नंबर 2 है रासायनिक वर्गीकरण या केमिकल क्लासिफिकेशन। ठीक है, अब भौतिक वर्गीकरण को 3 भागों में बांटा गया है, ठोस, द्रव, गैस। ठीक है, और रासायनिक वर्गीकरण को तत्व यौगिक मिश्रण में बांटा गया है। अब आगे देखते हैं पदार्थ की अवस्थाओं के आधार पर। अभी आपने क्या देखा था, अभी था पदार्थ की वर्गीकरण की आवश्यकता हमें क्यों पड़ी और इसका आधार क्या है। अब हम आधार देखेंगे किस किस आधार पर वर्गीकरण किए गए। पदार्थ की अवस्था के आधार पर नंबर 1 है पदार्थ की अवस्था के आधार पर पदार्थ का वर्गीकरण। तो आपने नारियल का तेल देखा है ना, जाड़े के समय में क्या होता है, ये बर्तन में ठोस सॉलिड फॉर्म में जम जाता है, और वहीं ये गर्मी में ये पिघल जाता है, ये लिक्विड फॉर्म में हो जाता है। गर्म करने पर द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। अब मोम ठोस रूप में होती है ना। कैंडल आपने देखी है किस रूप में मिलती है, जिसे दिवाली पे जलाते हैं ना, वो कैंडल किस रूप में होती है, ठोस रूप में होती है, सॉलिड फॉर्म में होती है। यदि हम इसको गर्म करें, हीट दें, टेम्परेचर दें, तो क्या होगी, ये पिघल जाएगी और लिक्विड फॉर्म में परिवर्तित हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। ठीक है, और अगर हम इसको गर्म ही करते जाएं तो क्या होता है, वाष्प बनकर उड़ जाता है, उड़ जाएगी। जल को दैनिक जीवन में हम कितने अवस्थाओं में प्राप्त करते हैं बच्चों? 3। नंबर 1, अब देखिए पानी है, एक कटोरी पानी को लें और हम फ्रीजर में रख दें तो कुछ समय में आप पाएंगे कि पानी जो है आपका वाटर फ्रीज हो गया है, जम गया है। अब जब जम जाता है तो आप इसको हाथ में पकड़ सकते हैं, है ना, हाथ में अच्छे से पकड़ सकते हैं और ये सॉलिड रूप में हो जाता है। तो ये जल ही तो टेम्परेचर कम करने पर जल ही तो फ्रीज होकर के आइस का फॉर्म में हो गया ना। किसका रूप है ये? जल का ही है। तो जल का सॉलिड फॉर्म में जो रूप है वो है आइस। ठीक है, अगर हम उस आइस को रूम टेम्परेचर पर रखेंगे तो ये पिघलने लगेगा और पिघल कर पानी बन जाएगा, तो ये हो गया द्रव रूप। अब हम इसी पानी को जो आइस पिघल कर बना है उसको हम गैस पर रखें, किसी बर्तन में रखें, उबालें, तो उबालने पर क्या होता है, धीरे धीरे ये वेपर बनके क्या होगा, पानी उड़ जाएगा। यानी जब ये पानी उबलना शुरू होता है तब वेपर बनना भी शुरू हो जाती है। ठीक है, ये पानी जब उबलता है, जहाँ आपने देखा होगा कि किसी कंटेनर में जब हम पानी गर्म करते हैं, उबालते हैं और इसको ढक देते हैं तो क्या होता है, ढक देते हैं, अच्छे उबलने लगता है जब, तो हम उस ढक्कन को हटाएंगे तो क्या धुआं स्मोक सा निकलता है, तो वही क्या है, वाष्प है, वाटर वेपर है, जल वाष्प है। ठीक है, तो इस प्रकार हम पानी को कितने रूप में प्राप्त कर सकते हैं बच्चों? 3 रूप में। नंबर वन आपका ठोस, और नंबर 2 हो गया द्रव, नंबर 3 हो गया गैस। ठीक है, सोचिए और बताइए क्या होगा अगर हथौड़ी कांच की बनाई जाए, बताइए, बनाई जाए या ग्लास कपड़े की बनाई जाए, बताइए क्या होगा अगर। और सेकंड पॉइंट है, क्या होगा अगर कीले और स्क्रू बॉम्ब के बनाए जाएं, क्या लोहे का गुब्बारा बन सकता है? बताइए बच्चों, दिमाग लगाइए। तो क्या हो अगर हथौड़ी को कांच की बनाया जाए, तो हथौड़ी क्या है, उस पर जिस चीज़ को पीटने के लिए हथौड़ी का यूज़ किया जाता है वो काम नहीं हो पाएगा और टूट जाएगी हथौड़ी,
है ना। और गिलास को अगर कपड़े से बनाया जाएगा तो उसमें कोई भी लिक्विड नहीं रख सकते। क्या अगर कीले और स्क्रू मोम के बनाए जाए तो उसको दीवार में हम नहीं ठोक सकते हैं, ठीक है। लोहे का अगर गुब्बारा बनाया जाए तो क्या होगा, गुब्बारा को फुला नहीं सकते हैं, उसमें हवा नहीं भर सकते हैं, ठीक है। मेन रूप से गुब्बारा फूल नहीं सकता है। आगे देखते हैं बच्चों। आइए, अब अभी तक हमने देखा था भौतिक वर्गीकरण के अंतर्गत ठोस, द्रव, गैस की अवस्थाएं। तो हम सबसे पहले ठोस अवस्था के बारे में स्टडी करेंगे। अब देखिए बच्चों, ये आपने ईंट देखी है, ब्रिक, जिसको क्या कहते हैं, ब्रिक, वो सॉलिड फॉर्म में होती है। ये जो ब्रिक है ये आपको दिख रही है, ये प्लेन सॉलिड फॉर्म में दिख रही है। और इसका अगर हम परमाणु की संरचना देखेंगे तो इस प्रकार होगी। हर पदार्थ परमाणु का बना होता है। ये आपको गोल गोल बॉल से, ये ग्लास बॉल टाइप में दिख रही है ना, तो ये क्या है, ये परमाणु है। और ये ठोस में क्या होता है, बहुत सारे परमाणु जो होते हैं पास पास बिल्कुल जकड़े हुए होते हैं, क्लोजली अरेंज्ड होते हैं, जिसके कारण इनमें आकर्षण बल ज़्यादा होता है और अपने जगह से बिल्कुल हिल नहीं सकते। कहने का मतलब इनमें, इनके ठोसों के परमाणुओं के बीच खाली जगह नहीं होती है और खाली जगह ना होने के कारण ये बिल्कुल भी नहीं हिल पाते हैं, ठीक है, अपनी जगह से। यही कारण है कि ठोस हम जहाँ भी रख देते हैं वहीं रखा रहता है जब तक कि हम इसको हटाएं ना। अब इसके बारे में देखते हैं बच्चों। कांच की गोली को एक थैली से निकालकर हाथ में लें। कांच की गोली थैली से निकालें और हाथ में लें। फिर क्या होता है, फिर गिलास में रखें और देखें। कांच की गोली को हाथ में लें, फिर गिलास में रखें और देखें, क्या उसकी बनावट या आकार में कोई अंतर है? नहीं है ना, क्योंकि वो सॉलिड होती है, इसलिए कोई भी अंतर नहीं है। कांच की गोली को थैले में लें, हाथ में लें या गिलास में लें, इसका आकार या आयतन निश्चित ही होता है। इससे क्लियर होता है कि ठोस पदार्थों का आकार, आयतन दोनों ही निश्चित होते हैं, ठीक है। कांच की जो गोली है, कांच की जो बॉल है, उसको हम चाहे हाथ में लें या किसी बर्तन में रखें या किसी थैली में रखें, उसमें कोई चेंज नहीं होता है, नो चेंज। तो हम कह सकते हैं उसका आकार और आयतन बिल्कुल निश्चित होता है, किसका, ठोस पदार्थों का। अब ठोस में कण यानी अणु बहुत पास पास होते हैं, इनमें आपसी आकर्षण बल बहुत अधिक होता है, यानी बहुत पास होने के कारण इसमें आकर्षण बल बहुत ज़्यादा होता है। और वही आकर्षण बल इन अणुओं को एक दूसरे से बिल्कुल भी मूव नहीं होने देता, हिलने नहीं देता है। ठोस पदार्थों के कण अपने स्थान पर लगभग स्थिर होते हैं, इसी कारण इनकी आकृति एवं आयतन दोनों निश्चित होते हैं, किसके, ठोस के, ठीक है बच्चों। ये देखिए, इसी प्रकार ये अणुओं का अरेंजमेंट है। अणुओं या हम कण भी कह सकते हो। और ये जो आपको, चूँकि अणु दिखते नहीं अपने हमारी आँखों से, आपको समझाने के लिए ये अणु इतने बड़े बनाए गए हैं ताकि आपको क्लियरली समझ में आ जाए, ठीक है। और सॉलिड तो हमें इस फॉर्म में दिखता है बिल्कुल, इसमें कोई कण नहीं दिखते हैं, कण या अणु नहीं दिखते हैं, ठीक है। लेकिन हर चीज़ अणुओं की बनी होती है। आपको समझाने के लिए अणुओं का साइज बड़ा किया गया है। अब देखिए, ये क्या है, इस बर्तन में, ग्लास में, बीकर में कोई लिक्विड भरा है ना, लिक्विड भरा है। अब मैंने कहा पदार्थ किसके बने होते हैं, अणुओं के। तो सीधी सी बात है कि ठोस हो, द्रव हो या गैस हो, सभी पदार्थ हैं और पदार्थ की संरचना अणुओं से मिलकर बनी होती है, ठीक है। तो अब ये द्रव है, चूँकि द्रव में क्या होता है, द्रव जिस बर्तन में रख देंगे उसका शेप ले लेगा। द्रव अगर जमीन पर फैल जाता है तो धीरे धीरे लुढ़कते हुए जिधर की ओर फर्श नीचा होता है उधर की ओर चला जाता है ना। इसका कारण ये है, ये आपके द्रव के अणु हैं, ठीक है, द्रव के कण हैं, ये द्रव के कण हैं। इसमें क्या आप देख रहे हैं कि ये जो अणु है थोड़ा सा दूर दूर है, अर्थात इनके बीच दूरी है, स्पेस है, स्थान है ना। और इस स्थान के कारण से क्या होता है, ये अणु आपस आराम से हिल डुल लेते हैं। हिल डुलने के कारण ही ये जिस बर्तन में रख देते हैं उस बर्तन में ही
उसका शेप ग्रहण कर लेते हैं। ज़मीन में फैल जाए कोई भी लिक्विड तो ज़मीन में फैल जाता है, लुढ़कता चला जाता है ना। यही कारण है इनके अणुओं के बीच में जगह होती है, खाली जगह होती है, इससे आराम से वो उस खाली जगह में मूवमेंट कर पाते हैं। ठीक है, अब देखते हैं 1 लीटर की नपना बर्तन को पूरा पानी से भरें। 1 लीटर है ना, जिससे दूध को मेजर किया जाता है। अब देखते हैं बच्चों, अब उस पानी को एक भगोने में उड़ेलें। जो 1 लीटर का पानी था वो आपने पूरा 1 लीटर भरा, अब उसको क्या करेंगे, भगोने में उड़ेलेंगे। हम देखते हैं कि जब पानी दपने में था तो उसका शेप था, लेकिन हमने भगोने में पलट दिया तो भगोने का शेप ग्रहण कर लिया है, उसकी आकृति भगोने जैसी दिखाई दे। अगर हम पानी को थाली में पलट दें तो थाली की जैसी उसकी शेप हो जाएगा, उसकी आकृति हो जाएगी। अर्थात कहने का मतलब है कि जिस बर्तन में रखेंगे पानी उसी का आकार ग्रहण कर लेता है, लेकिन आयतन तो 1 ही लीटर रहेगा ना, है ना। तो कहने का मतलब है कि जितने भी लिक्विड हैं उनका आकार तो चेंज हो जाता है, जिस बर्तन में रख दोगे उसका आकार ग्रहण कर लेगा, क्योंकि उसके अणु दूर दूर होने के कारण अपनी जगह से हिल डुल पाते हैं और इसी कारण वो अपना आकार भी बर्तन के अकॉर्डिंग चेंज कर लेते हैं, लेकिन इसका आयतन फिक्स रहता है। जैसे 1 लीटर था पानी, 1 लीटर पानी था तो 1 ही लीटर रहेगा, है ना। अब आगे देखते हैं बच्चों, ठोस पदार्थों की तुलना में द्रव के अणु एक दूसरे से दूर होते हैं ना। अभी मैंने देखा, अभी आपने देखा, देखिए इसमें ठोस और द्रवों में क्या अंतर है। ठोस और द्रव के अणुओं में क्या अंतर है, ये ठोस के अणु जो है आपस में क्या है, क्लोजली अरेंज्ड है, और जबकि द्रव के बहुत ही पास में अरेंज नहीं है, इनके बीच स्पेस है। तो हम कह सकते हैं कि द्रव के अणु ठोस की तुलना में दूर दूर अरेंज होते हैं और द्रव के अणुओं के बीच खाली जगह होती है ठोसों की तुलना में। अर्थात ठोसों में तो खाली जगह होते ही नहीं है, लेकिन द्रव में खाली जगह होती है। और ठोस एक चीज़ और है कि ठोसों में आकर्षण बल सबसे ज़्यादा होता है, क्योंकि उनके बीच खाली जगह नहीं होती है अणुओं के बीच। तो द्रव में खाली जगह होती है, इसके कारण द्रव के अणुओं में ठोस की तुलना में आकर्षण बल थोड़ा कम होता है। ठीक है, इसी कारण द्रव पदार्थों की आकृति निश्चित नहीं होती, किंतु इनके कणों का एक सीमा में बंधे होने के कारण इनका आयतन निश्चित रहता है। आगे देखते हैं बच्चों, गैस घर में जलती हुई। अच्छा, घर में जब आप मम्मी पूजा करती है, अगरबत्ती जलाती है तो एक मंदिर में जलाती है, लेकिन आप पूरे घर में ही खुशबू आ जाती है। क्यों, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि गैस के अणु बिल्कुल आवारा टाइप होते हैं, जहाँ उनको हवा का रुख मिलता है उधर ही और वो चले जाते हैं सब जगह। इसी तरह से अगर आस पास में हमारे पास पड़ोस में कोई हवन कथा या हवन आदि हो रहा है, वहाँ पर हवन सामग्री जलाई जाती है, हवन किया जाता है, तो उसकी खुशबू भी आती है हमारे आसपास में, हमारी पूरी कॉलोनी में भी खुशबू आ जाती है। इसका कारण ये है कि जो भी हवन सामग्री के अणु हैं वो हवा में सब जगह उड़ जाते हैं, जहाँ तक वो उड़ सकते हैं वहाँ तक उड़ जाते हैं, इसी कारण हमें खुशबू आती है किसी भी चीज़। घर में अगरबत्ती को देखा है, इसमें काले भूरे रंग का धुआं है। इस धुआं की बनावट एवं आयतन दोनों ही निश्चित होते हैं, यानी धुएं की बनावट आयतन दोनों निश्चित नहीं होते हैं। ये जिस स्थान पर रखे जाते हैं उसकी बनावट और आयतन प्राप्त कर लेते हैं। इस अवस्था को गैस कहते हैं। गैसीय अवस्था में कण जो होते हैं अपेक्षाकृत बहुत दूर दूर होते हैं और इसमें आकर्षण बल बिल्कुल नहीं होता है, क्योंकि आकर्षण बल होगा तो यूं ही आवारा टाइप में नहीं जा पाएंगे गैस के अणु। ठीक है, अतः पदार्थ की अवस्था के आधार पर पदार्थों को ठोस, द्रव, गैस में वर्गीकृत किया जाता है। अब जल में घुलनशीलता के आधार पर पदार्थों का वर्गीकरण। कांच के अलग अलग गिलासों में नमक, रेत, शक्कर, चॉक पाउडर, लकड़ी के बुरादे की थोड़ी थोड़ी मात्रा लें। ठीक है, कांच के गिलास लें और उनमें इन चीज़ों को कांच के गिलास में पानी लें और इन चीज़ों को घोलें। ठीक है, प्रत्येक गिलास में पानी को आधा भरें और फिर कुछ समय तक गिलास को सावधानी से हिलाएं। क्या देखते हैं? नमक, शक्कर और चॉक पाउडर
पानी में घुल जाते हैं, जबकि लकड़ी का बुरादा पानी में नहीं घुलता है। ठीक है। किसी द्रव जैसे पानी में घुलने वाले पदार्थों को घुलनशील या विलेय पदार्थ कहते हैं। अर्थात ऐसे पदार्थ जो पानी में घुल जाते हैं उन्हें घुलनशील या विलेय कहलाते हैं, या विलेय पदार्थ कहलाते हैं। जो पानी में नहीं घुलते हैं उन्हें क्या कहते हैं? अविलेय पदार्थ। ठीक है। इसी प्रकार किसी द्रव जैसे पानी में ना घुलने वाले पदार्थों को अघुलनशील या अविलेय कहते हैं। और कुछ पदार्थ ऐसे भी होते हैं जो पानी में घुलनशील परंतु दूसरे में अघुलनशील होते हैं। जैसे नमक पानी में तो घुलनशील है, लेकिन मिट्टी की तेल में ये अघुलनशील है। इसी प्रकार आप जल में घुलनशीलता के आधार पर पदार्थों को वर्गीकरण कर सकते हैं। जल के सापेक्ष भार के आधार पर वर्गीकरण, है ना। भार के आधार पर क्या है? कुछ पदार्थ जल की अपेक्षा भारी तथा कुछ हल्के होते हैं। जो वस्तुएं जल में समानता तैरती हैं वो जल से हल्की हैं, और जो डूब जाती हैं वो जल से भारी हैं। देखिए तालिका में देखते हैं, सरसों का तेल तैरता है पानी में। अगर सरसों का तेल गिर जाता है तो क्या होता है? तैरता है। यानी इससे पता चलता है कि तेल जो है पानी से हल्का है, इसीलिए तैर रहा है। मोम भी तैरता है, यानी इससे सिद्ध होता है कि ये जल से हल्का है। जितने भी पदार्थ पानी में डालने पर तैरते हैं वो पानी से हल्के होते हैं। लोहे की कील क्या होता है? लोहे की कील डूब जाती है, यानी जल से भारी है। कांच की गोली भी डूब जाती है, यानी जल से भारी है। लकड़ी का टुकड़ा तैरता है, इसका मतलब जल से हल्का है। अब पारदर्शिता के आधार पर वर्गीकरण। पारदर्शिता मतलब पारदर्शिता लकड़ी, कांच, लगे, कागज, पॉलीथीन आदि छोटे छोटे चौकोर टुकड़ों को एकत्र करके उनमें एक एक करके सूर्य के प्रकाश की शीट में रखें और अवलोकन करें। क्या प्रकाश सभी वस्तुओं के आर पार निकल जाता है? कहने का मतलब कांच का टुकड़ा, लकड़ी का टुकड़ा और तेल लगे कागज या पॉलीथीन आदि के छोटे छोटे चौकोर टुकड़ों को एकत्र करें और इन्हें एक एक करके सूर्य के प्रकाश की शीट में रखें। यानी 1 बाय 1 एक एक को हम देखते हैं कि क्या सूर्य का प्रकाश इनसे होकर गुजर जाता है, इससे, है ना, क्या प्रकाश सभी वस्तुओं के आर पार निकल जाता है। तो देखते हैं वे पदार्थ जिनके आर पार देखा जा सकता है वो पारदर्शी कहलाते हैं। जैसे कांच है, कांच की जैसे बरनी है, उसके अंदर कांच की बरनी या जार के अंदर हम कुछ रख देते हैं, कोई भी पिकल्स रख देते हैं तो आर पार दिखता है। या कोई भी हम चीज़ रख देते हैं, दाल चावल रख देते हैं, तो हम बिना खोले पता कर सकते हैं कि इसमें क्या रखा है। इसका मतलब है कि ये पारदर्शी है। अब जैसे कि लकड़ी है या कागज़ है तो उसके आर पर हम क्या देख सकते हैं। सपोज ये कागज़ है, इसके आर पर हम अगर हम अपने आंखों के सामने अगर हम देखें कि दूसरे कागज़ की दूसरी तरफ क्या रखा है तो नहीं दिखाई देगा। इसका मतलब है कि कागज़ अपारदर्शी है, लकड़ी भी अपारदर्शी है। ठीक है, आगे देखते हैं बच्चों। वे पदार्थ जिनके आर पर नहीं देखा जा सकता अपारदर्शी है, जैसे लकड़ी, कागज। वे पदार्थ जिनसे धुंधला दिखाई पड़ता है, यानी थोड़ा दिखाई देता है, पूरी तरह क्लियर नहीं और पूरी तरह ऐसा भी नहीं है कि दिखाई ही ना पड़े, दिखाई देता है आंशिक रूप से, मतलब थोड़ा दिखाई पड़ता है, धुंधला दिखाई, वो होती है पारभासी। जैसे तेल लगा कागज, पेंट लगा कांच या फिर घिसा हुआ कांच। ठीक है, इस प्रकार पारदर्शिता के आधार पर पदार्थों को पारदर्शी, अपारदर्शी, पारभासी में क्लासिफाई किया गया है। अब एक एक्टिविटी के माध्यम से देखते हैं। घर, पास पड़ोस तथा विद्यालय में पाए जाने वाले अपारदर्शी, पारदर्शी, पारभासी वस्तुओं को पहचानें और उन्हें तालिका में लिखें। इससे क्या होगा, आप पारदर्शी, अपारदर्शी और पारभासी के बारे में आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, फिर भूलेंगे नहीं बिल्कुल भी। अब ये तालिका में देखते हैं वस्तु का नाम। अब आपको पता करना है, आपको बताना है कि पारदर्शी, अपारदर्शी क्या है। चमड़ा के आर पार देखा जा सकता है क्या? नहीं ना, तो ये हो गया आपका अपारदर्शी। मोटा कपड़ा भी अपारदर्शी है। पतले कांच का टुकड़ा ये पारदर्शी है। ठीक है, ये क्या है? पारदर्शी। और पत्थर अपारदर्शी है। पत्थर कैसा है? अपारदर्शी। ट्रेसिंग पेपर ये है पारभासी। ट्रेसिंग पेपर है आपका पारभासी, इससे पूरी तरह नहीं दिखाई देता है, दिखाई तो देता है।
तो इसलिए कहते हैं पारभासी हुआ। कठोरता के आधार पर अब कुछ चीज़ें हैं जैसे कठोर हैं, जैसे मान लीजिए हम इसको ले लें तो ये आसानी से नहीं दबेगी, है ना, ये भी कठोर है। और अगर हम इसके बजाय हम क्या ले लें, प्लास्टिक की कोई बॉल ले लें या फिर हम रबर की बॉल ले लें, तो ये क्या है, अपने हाथ से अगर दबाएंगे तो ये दब जाएंगे। तो इसे हम कहेंगे, क्या कहेंगे, सॉफ्ट या मुलायम। यानी कठोरता के आधार पर दो भागों में पदार्थों को बांटा गया है, नंबर 1 कठोर और नंबर 2 मुलायम। ठीक है। चुम्बक के सापेक्ष व्यवहार के आधार पर, चुम्बक देखा है आपने, काले रंग का होता है चुम्बक, आपने अवश्य घर में देखा होगा, खेले भी होंगे चुम्बक से। क्या किया है बच्चों, बताइए चुम्बक से, है ना। चुम्बक से आपने क्या लोहे की चीज़ों के नज़दीक चुम्बक ले गए तो क्या हुआ, लोहे की चीज़ों को चुम्बक अपनी ओर खींचती है ना। चुंबकीय बल के कारण लोहे की चीज़ें चुम्बक की तरफ खींचती हैं। ठीक है। तो ये तो अब हम कैसे पता करें कि किन किन मटेरियल की चीज़ों को चुम्बक खींचता है और किन को नहीं। तो सबसे बढ़िया आसान एक्सपेरिमेंट है, क्रियाकलाप है। आप अपने स्कूल में क्या करेंगे, आपके पास कंपास है, कंपास में जितनी भी चीज़ें हैं आप कागज़ पर रखें, थोड़ा दूर दूर। ठीक है, कागज़ पर रखेंगे और एक चुम्बक को हर एक चीज़ कागज़, जैसे आपके कंपास में क्या क्या होगा, प्लास्टिक का स्केल होगा, ठीक है, पेन होगा, है ना, और क्या होगा, आपका इरेजर भी होगा, प्रकार भी होगा, ठीक है, और शॉर्पनर भी होगा, ये सब चीज़ें होंगी। अब हम इनको चुम्बक को हर एक चीज़ के पास ले जाते हैं। इरेजर के पास अगर आप ले जाएंगे या फिर आप क्या कहते हैं स्केल के पास ले जाएंगे, प्लास्टिक के स्केल के पास, तो वो बिल्कुल भी अपनी ओर नहीं खींचेगा। क्योंकि अगर प्लास्टिक इन चीज़ों को नहीं खींच, जिन चीज़ों को चुम्बक नहीं खींच रहा है, इसका मतलब ये क्या है, अचुंबकीय है ना। और जब हम इस शॉर्पनर के पास ले जाएंगे, शॉर्पनर के ब्लेड के पास ले जाएंगे या प्रकार के पास ले जाएंगे तो चुम्बक अपनी ओर आकर्षित करेगी। तो ये क्या है, चुंबकीय पदार्थ है। ठीक है। तो चुम्बक के आधार पर, चुंबकीय गुण के आधार पर हम पदार्थों को चुंबकीय या अचुंबकीय भागों में बांट सकते हैं। ठीक है, कैटेगरी में रख सकते हैं। अब चुम्बक लोहे से बनी चीज़ों को अपनी ओर खींचती है। लोहे के अतिरिक्त चुम्बक निकिल, कोबाल्ट जैसी अन्य धातुओं से बनी वस्तुओं को भी और अपनी ओर आकर्षित करती है। ठीक है, आगे देखते हैं बच्चों। पदार्थ के निर्माण की मौलिक इकाई, यानी जो पदार्थ है, अभी आपने देखा ठोस, द्रव, गैस की अवस्थाओं में क्या देखा था आपने, अणुओं का अरेंजमेंट देखा था, है ना, अणुओं का अरेंजमेंट देखा था। तो पदार्थ की फंडामेंटल यूनिट क्या है, या पदार्थ के निर्माण की मौलिक इकाई क्या है, अणु, है ना। मौलिक इकाई से मतलब है जिससे कोई भी चीज़ इनिशियली बनना शुरू हुई है, वही मौलिक इकाई कहलाती है। ठीक है, आधारभूत इकाई कहलाती है। तो देखते हैं, जैसे हम इसमें आपको क्रियाकलाप की तरह से समझाया गया। जैसे चौक है, मान लो कोयला है, कोयला का बड़ा टुकड़ा है, उसको इतना छोटा करो, इतना छोटा करो कि उस बहुत बारीक हो जाए, महीन हो जाए। फिर क्या होगा, फिर जो वो बिल्कुल महीन जो पार्टिकल है वो एक अणु के समान है, एक कण के समान है। तो आप समझ लो कि चौक या कोयले का इतना बड़ा सा टुकड़ा था, है ना, और उसको बारीक किया गया तो कितना बहुत छोटा पार्टिकल प्राप्त हुआ। तो जो आपका क्या कहते हैं, कोयले का जो टुकड़ा है उसका आधारभूत इकाई क्या मिली, एक कोयले का छोटा सा, यानी कार्बन का छोटा सा पार्टिकल, वो पार्टिकल अणु के समान ही है। ठीक है। अणु क्या है, अणु देखिए, पदार्थ का वह कण कौन सा, हाँ, इसमें पदार्थ का वह कण जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है तथा जिसमें पदार्थ की सभी गुण विद्यमान होते हैं, अणु कहलाता है। किसी तत्व के सभी अणु एक समान होते हैं, किसी तत्व के सभी अणु एक समान होते हैं और भिन्न भिन्न तत्वों के अणु गुणों में भिन्न भिन्न होते हैं। ठीक है। अब पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है, यानी जैसे हम कहें ऑक्सीजन के बारे में मैं बोलूँ, ऑक्सीजन गैस का फॉर्मूला क्या है, O2। ठीक है, ऑक्सीजन तत्व का सिंबल क्या है, O।
तो ऑक्सीजन गैस है जो, तो ऑक्सीजन के 2 परमाणु, ये जो क्या है परमाणु, और यहाँ पर होते हैं अणु, ठीक है। तो यहाँ पर एक अणु ऑक्सीजन का है, और एक अणु ऑक्सीजन गैस का बनने में किसकी ज़रूरत पड़ी, 2 परमाणुओं की, यानी O+ कह सकते हैं हम, O+O इक्वल्स टू एक अणु ऑक्सीजन गैस का, ठीक है। तो ये जो अणु बना है, ऑक्सीजन गैस हमारे एटमॉस्फेयर में है कि नहीं है, बताओ, है, स्वतंत्र अवस्था में है। तो इसीलिए कहा गया कि अणु स्वतंत्र अवस्था में रह सकते हैं, लेकिन सीधी रासायनिक क्रिया में भाग नहीं ले सकते। रासायनिक क्रिया में भाग क्या लेते हैं, परमाणु, क्योंकि ये छोटी यूनिट है ना, अणु परमाणु से बड़ी है, इसलिए ये रासायनिक क्रिया में भाग नहीं ले सकते हैं, लेकिन ये फ्री फॉर्म में रह सकते हैं, है ना। इसका मतलब यही हुआ है। और क्या है, जैसे तत्व, जैसे अभी तक कितने तत्व खोजे जा चुके हैं, 118, जैसे हाइड्रोजन है, कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, आयरन है, एल्युमिनियम है, लोहा है, कॉपर है ना, सिल्वर है। तो ऐसे 118 तत्व हैं। अब मैं बात करूं लोहे की, लोहा कोई भी चीज़ है लोहे की, काली दिखती है, एक जैसी दिखती है, इसका सीधा सा मतलब है कि लोहा यानी आयरन एलिमेंट में आयरन के ही परमाणु होते हैं। क्या होते हैं, आयरन के ही परमाणु। सोने में सोने के परमाणु होंगे, यानी गोल्ड में चांदी के परमाणु होंगे, ठीक है ना बच्चों, परमाणु या अणु होंगे। आगे देखते हैं परमाणु। अभी कहा गया, तो मैंने कहा था O+O इक्वल्स टू O2। तो O क्या है, ये O परमाणु है। जैसे मैं बोलूँ N+N इक्वल्स टू N2, तो क्या है, ये जो है ये सब मिक्स हो गया है। N जो है आपका परमाणु है, इसमें एक है, एक परमाणु प्लस N एक परमाणु इक्वल्स टू N2, ठीक है बच्चों। तो ये क्या परमाणु, अणु से छोटा परमाणु होता है। तो परमाणु की वही डेफिनेशन बताएगी कि परमाणु किसी पदार्थ का वह सूक्ष्म कण जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता है। हाँ, परमाणु स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता है। परमाणु जो आधा अधूरा होता है, परमाणु अणु बनने की कोशिश में रहता है, इसलिए बोला है कि परमाणु स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता है, लेकिन ये रासायनिक क्रिया अपक्रिया में भाग लेता है, परमाणु कहलाता है। आगे देखते हैं, अणु परमाणु को नग्न आंखों से देखना संभव नहीं है। मैंने कहा था ना अभी कि अणु और परमाणु को हमारी आंखें देख नहीं सकती हैं। हमारी आंखों की इतनी ज़्यादा कैपेसिटी नहीं है कि अणु और परमाणु को देख सकें, बल्कि हमें स्टूडेंट को समझाने के लिए पिक्चर में बड़ा आकार का अणु का संरचना बना दिया जाता है, अणु या परमाणु का, ताकि हमें क्लियरली समझ में आ पाए, ठीक है। तो अणु परमाणु को नग्न आंखों से यानी हमारी आंखों से नहीं देखा जा सकता है, हम नहीं देख सकते अपनी आंखों से। परमाणु आपस में संयुक्त होकर क्या बनाते हैं, अणु। समान परमाणुओं के संयोग से क्या बनते हैं, तत्व, ठीक है। जैसे आयरन के बहुत सारे परमाणु जुड़ करके क्या बनाएंगे, तत्व का अणु। जैसे ऑक्सीजन, हाइड्रोजन भिन्न परमाणु के संयोग से यौगिक के अणु बनते हैं। जैसे एक बहुत ही सिंपल उदाहरण मैं बता रही हूँ, H2O का फॉर्मूला भी आपको आता होगा, H2O। अब इसमें क्या, हाइड्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है। तो हाइड्रोजन में हाइड्रोजन के परमाणु होंगे, ऑक्सीजन में ऑक्सीजन के, यानी हाइड्रोजन ऑक्सीजन ने निश्चित अनुपात में संयोग करके क्या बना दिया, वाटर। और वाटर क्या है, यौगिक है ना। यौगिक की डेफिनेशन क्या है कि 2 या 2 से अधिक तत्व जब निश्चित अनुपात में संयोग करते हैं तो यौगिक बनता है। अब देखिए हाइड्रोजन में 2 परमाणु हैं, ऑक्सीजन में 1, तो इसका हाइड्रोजन जल में हाइड्रोजन ऑक्सीजन का रेशियो क्या हुआ, 2:1 हुआ, ठीक है। तो यही रेशियो है। जब 2 हाइड्रोजन के परमाणु एक ऑक्सीजन के परमाणु मिलेंगे आपस में तो बन जाएगा वाटर। अगर इससे कम ज़्यादा होगा तो वाटर नहीं बनेगा, ठीक है बच्चों। इसी तरह से हम कोई भी यौगिक ले लें, जैसे आपका कार्बन डाइऑक्साइड ले लें, ग्लूकोज ले लें, शुगर ले लें, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट ले लें या फिर लाल दवा ले लें, इन सभी में
बहुत इन सभी में क्या होते हैं, अलग अलग तत्वों के परमाणु होते हैं, ठीक है। और अलग अलग तत्वों के परमाणु होंगे तो ये डिफरेंट होंगे, ठीक है। कहने का मतलब यौगिक की डेफिनेशन क्या होगी कि दो या दो से अधिक तत्व आपस में निश्चित अनुपात में संयोग करके यौगिक बनाते हैं। यौगिक के बनने में कम से कम दो या उससे ज़्यादा परमाणुओं की जरूरत होती है या तत्वों की ज़रूरत होती है, ठीक है। यौगिक के बनने में दो या दो से अधिक तत्वों की जरूरत होती है। इस बात को थोड़ा सा और है। अतः परमाणु किसी पदार्थ के निर्माण की मौलिक इकाई है। अब तो समझ में आ गया होगा कि परमाणु सभी पदार्थों की जो हमें दिख रहे हैं उन सब पदार्थों की शुरुआत परमाणु से हुई है। जैसे आपका बॉडी कोशिका से बना है, उसी तरह से पदार्थ जो हैं परमाणु से मिलकर बने होते हैं। यानी पदार्थ का बनना परमाणु से ही शुरू होता है, ठीक है। यानी पहले क्या बनेगा, परमाणु से अणु से तत्व, ठीक है, तत्व से यौगिक, ठीक है। और लास्ट में मिश्रण भी होता है। हालांकि मिश्रण में कोई भी अनुपात की आवश्यकता नहीं होती है, कितना भी कोई दो या दो से अधिक चीज़ें किसी भी अनुपात में मिला देंगे मिश्रण ही तैयार हो जाएगा, ठीक है। इस बात को ध्यान में रखिए कि ऐसे सूक्ष्म कणों की केवल कल्पना ही की जा सकती है, इनको देखना संभव नहीं है। सारे पदार्थ अति सूक्ष्म कणों से मिलकर बने होते हैं। इनकी संरचना की और इन्हें ही पदार्थ की संरचना की इकाई या फंडामेंटल यूनिट ऑफ मैटर कहा जाता है, ठीक है बच्चों। और भी कुछ जाने। परमाणु शब्द को यूनानी भाषा में एटम्स कहते हैं, जिसका अर्थ है अविभाज्य। क्या है अविभाज्य मतलब परमाणु जिसका कोई विभाजन ना हो उसे कहेंगे अविभाज्य। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अकॉर्डिंग तत्व अत्यंत सूक्ष्म अविभाज्य कणों से मिलकर बने होते हैं। तत्व किससे मिलकर बने होते हैं, अविभाज्य कणों से, ठीक है, जिन्हें परमाणु कहते हैं। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की खोज के बाद परमाणु को विभाज्य माने जाना, यानी डाल्टन की परमाणु सिद्धांत के अकॉर्डिंग तो परमाणु को अविभाज्य माना गया, लेकिन बाद में क्या हुआ, और भी एक्सपेरिमेंट से प्रयोग के माध्यम से पता चला कि परमाणु के केंद्रक में प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, कण पाए जाते हैं और आउटर मोस्ट ऑर्बिट में क्या पाए जाते हैं, इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। तो जिससे परमाणु को विभाज्य माना जाने लगा। यानी क्या बोला गया इसमें, आधुनिक परमाणु सिद्धांत के अकॉर्डिंग आधार पर परमाणु विभाज्य है, जिसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के परमाणु को मूलभूत कण भी कहते हैं। यानी परमाणु को अविभाज्य माना गया है, जिसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के कण पाए जाते हैं, ठीक है। न्यूट्रॉन, प्रोटॉन परमाणु के केंद्रक में होते हैं और इलेक्ट्रॉन बाहर की कक्षा में होते हैं, ठीक है। अब देखते हैं बच्चों परमाणु की अवयवी, यानी परमाणु विभाज्य हो गया, जिसमें कौन कौन से कण पाए जाते हैं, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन। प्रोटॉन पर क्या होता है, प्लस चार्ज होता है, इसको P से इंडिकेट करते हैं या प्रदर्शित करते हैं। इलेक्ट्रॉन पर ऋण चार्ज होता है और इसको E से, यानी E पर ऋण चार्ज दिखाया जाता है, यहाँ पर प्लस चार्ज और इलेक्ट्रॉन के आगे ऋण माइनस चार्ज होता है, ठीक है, ऐसे। और न्यूट्रॉन पर कोई भी चार्ज नहीं होता है, यानी न्यूट्रल होता है। तो आगे देखते हैं बच्चों, लेसन के जो मेन पॉइंट है वो दिए। हमने क्या सीखा इस लेसन में, लेसन का निचोड़। प्रत्येक पदार्थ स्थान घेरता है और उसमें भार भी होता है ना, होता है ना। पदार्थ का वर्गीकरण उनके आकार, बनावट, रंग, उपयोग आदि के आधार पर किया जाता है। किसी भी वस्तु को बनाने में एक ही पदार्थ का उपयोग हो सकता है अथवा वस्तु कई पदार्थों से मिलकर बनी हो सकती है। यानी किसी वस्तु को बनाने में एक भी पदार्थ का प्रयोग हो सकता है और एक से ज़्यादा भी पदार्थों का प्रयोग हो सकता है। पदार्थ का वर्गीकरण विलेयता, पारदर्शिता, कठोरता और चुंबकत्व के आधार पर किया जा सकता है। तो बच्चों आई होप आपको ये वीडियो, इस लेसन का वीडियो बहुत ही अच्छे समझ में आया होगा। और समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें,
तब तक के लिए बाय बच्चों, ओके, टेक केयर।